गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। क्या सब कुछ एकदम ओके है? चलिए 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 दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और एवरीथिंग इज ऑल ओके? ठीक है, ओके, चलो। दोस्तों, हमने कल की क्लास स्टार्ट करी और कल हमने बात करी कि जो आरबीआई है उसके अंडर में एक आती हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो दो तरीके की हैं, एक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एक नॉन स्केड्यूल्ड। वाणिज्यिक बैंकें दो प्रकार की हैं, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एक गैर गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। यदि कोई बैंक आरबीआई के एक्ट 1934 के खंड स्केड्यूल टू दूसरी अनुसूची में आती हैं तो इन्हें अनुसूचित, अगर नहीं आती हैं तो गैर अनुसूचित। सिर्फ अनुसूचित बैंक आरबीआई से ऋण ले सकती हैं, गैर अनुसूचित बैंकें आरबीआई से ऋण नहीं ले सकती हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में फिर हम अंदर गए तो हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो वाणिज्यिक बैंकें हैं, वो सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, और एक और है आरआरबीस। इनके बारे में पूरा पढ़ लिया। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक की कहानी आज थोड़ी सी मैं आप लोगों को बताऊंगा। गैर अनुसूचित बैंक में कौन कौन सी बैंक आती हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने तमाम सारी बातें करी कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी बैंकें हैं, कितनी क्या हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में जो एक तो सार्वजनिक बैंक मैंने कल बताया था 12 हैं। 12 में से एक हो गया एसबीआई। दोस्तों, कल मैंने कहा था कि एसबीआई एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। क्योंकि एसबीआई एक राष्ट्रीयकृत बैंक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एसबीआई राष्ट्रीयकृत इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रीयकृत होने के लिए वो पहले प्राइवेट होना चाहिए, बाद में सरकारी। अगर हम बात करें तो पहले पहले जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वो कुछ लाइक, पहले जो एसबीआई है वो तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात थी, बाद में भारत सरकार के अंडर में आ गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एसबीआई है वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। पहला रीजन, क्योंकि पहले एसबीआई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, फिर भारत सरकार। दूसरी बात, एसबीआई का खुद का अधिनियम है, खुद का एक्ट है, एसबीआई एक्ट 1955। लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंकें होती हैं उनका कोई एक्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो सीधा प्राइवेट से पब्लिक बना दिया जाता है, निजी बैंक से सरकारी बैंक बना दिया जाता है। चलो, तो हमारे हिंदुस्तान में एक तो एसबीआई हो गई, 11 राष्ट्रीयकृत बैंकें हो गई। और सरकार की बैंकों में ही बात करें तो वैसे सरकारी बैंक के 12 हैं, लेकिन एक आरआरबीज भी चूंकि सरकार ही गवर्न करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो 50%, उनकी राज्य सरकार 15%, स्पॉन्सर्ड बैंक 35%, याद आया होगा आपको। तो इस समय 43 आरआरबीज हैं। इसी तरह से निजी क्षेत्र बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है भारत में, प्राइवेट बैंक वो 21 हैं। प्राइवेट बैंक 21 है। मतलब मैंने कहा था प्राइवेट बैंक में दो कैटेगरीज है, राइट। एक प्राइवेट इंडियन बैंक, एक का था प्राइवेट फॉरेन बैंक। तो प्राइवेट इंडियन बैंक जो है वो 21 हैं। और निजी विदेशी बैंक भारत में अगर हम बात करें, विदेशी बैंक, देखिए आप जरा गौर से देखिए क्या लिखा है। विदेशी बैंक शाखाओं वाली, जिनकी शाखाएं भारत में हैं, तो वो हैं भारत में 45, राइट। तो अगर हम बात करें तो ये सब है, यहाँ पे थोड़ी इनकी ब्रांचेस, इतना डिटेल में अपन को जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। चलो, आज की क्लास में हम जो बात हमारी रहती थी वो यहाँ से शुरू करते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक। आओ दोस्तों, देखते हैं ये जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, विकास बैंक हैं, इसका क्या चक्कर है। तो दोस्तों, आप लोग बात शुरू करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स के साथ और बात करेंगे हम विकास बैंक की। चलो, अगर हम बात करें डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि जो विकास बैंक हैं, जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो क्या हैं। हमारी भारत सरकार ने या आरबीआई ने अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग बैंकें बनाई हैं। अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग बैंकें बनाई हैं। मतलब जो डेवलपमेंट बैंक हैं, इनका काम है कि जिस क्षेत्र की विकास बैंक होगी वो उसी क्षेत्र के विकास का काम करेगी। इन्हें हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं
इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं और इन्हें हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक, हिंदी में कहते हैं विशेषीकृत बैंक्स। विशेषीकृत बैंक, क्योंकि दोस्तों ये वे बैंकें हैं जो स्पेशली, विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र के लिए बनाई गई है। ये वो बैंकें हैं जिनका काम है कि सिर्फ उन्हीं क्षेत्र के लिए वित्तीय नियम कानून बनाना, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उन क्षेत्रों को कितना ऋण दिया जा सकता है इससे संबंधी नियम कानून तय करना, इसे हम कहते हैं विकास बैंक या कहते हैं दोस्तों डेवलपमेंट बैंक। मेरे साथ साथ आप लिखेंगे। डेवलपमेंट बैंक्स की अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में, तो आइए दोस्तों, अगर हम अपने देश में डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो हमारे देश में जो डेवलपमेंट बैंक्स में एक अगर हम बात करते हैं लैंड डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं भूमि विकास, भूमि विकास, लैंड डेवलपमेंट, भूमि विकास। अगर हम भूमि विकास की बात करें, लैंड डेवलपमेंट की बात करें, तो भूमि विकास का मतलब पहले समझो। भूमि विकास का मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। भूमि विकास से तात्पर्य है द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। भूमि विकास से मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र का विकास। भूमि विकास का मतलब है कि टू प्रोवाइड द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू द फार्मर्स, हमारे देश के किसानों को कृषि हेतु ऋण उपलब्ध कराना, इसे बोलते हैं भूमि विकास। अगर हम बात करें दोस्तों भूमि विकास, तो इसके लिए हमारे देश में काम करता है नाबार्ड। नाबार्ड, दिस इज कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्र बैंक। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास की, औद्योगिक विकास की अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो औद्योगिक विकास का मतलब आप बिना बताए समझ गए, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र का विकास। जो हमारे हिंदुस्तान में छोटी छोटी कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका विकास, याद करो सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, उसका विकास। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करता है सिडबी, सो दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेवलपमेंट की, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेवलपमेंट, दिस इज व्हाट द आयात निर्यात विकास, आयात एवं निर्यात विकास। तो हमारे देश में जितने भी लोग आयात में एंगेज्ड हैं, जितने भी लोग निर्यात में एंगेज्ड हैं, कुछ लोग विदेशों से चीज़ों को आयात करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर चीज़ों को उत्पाद करके विदेशों में निर्यात करते हैं। तो अगर हम आयात निर्यात विकास की बात करें, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे देश में काम करता है दोस्तों एनएचबी, हाँ हमारे देश में काम करता है एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा बात करते हैं तो हमारे देश में हाउसिंग डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट, आवास विकास, आवास विकास। अगर आवास विकास का मतलब समझो पहले आप लोग, तो आवास विकास का मतलब है दोस्तों, जैसे आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज देखते हैं कि अगर कहीं पर मान लो कोई घर है तो उस घर पे लोन देना है, कोई प्लॉट है उस पे लोन देना है, जहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती हैं वहाँ पे कितना लोन दिया जा सकता है, कितना लोन किस जगह पर सैंक्शन होना चाहिए। तो ये आवास विकास, हाउसिंग डेवलपमेंट से संबंधी हमारे हिंदुस्तान में काम करता है, जिसे हम बोलते हैं एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, अवसंरचना के विकास के लिए या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, अवसंरचना, अवसंरचना, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये लिखा अवसंरचना दिख रहा है, अवसंरचना विकास या कह लो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगर हमारे देश में काम करता है नेफेड, नेफेड, दिस कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोस्तों हमारे देश में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है हमारे देश की अलग अलग डेवलपमेंट बैंक्स, जिन्हें हम बोलते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट बैंक्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नाबार्ड, सिडबी, दोस्तों एग्जिम, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नेफेड। दोस्तों इन्हीं को हम डेवलपमेंट बैंक्स कहते हैं, इन्हीं को हम स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं, और एक नाम से और इनको जाना जाता है, एक दिन मैंने आपको बताया था, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन्हीं को हम कहते हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। अब मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि चाहे नाबार्ड हो, चाहे सिडबी हो, चाहे एग्जिम हो, चाहे एनएचबी हो, ये सभी की सभी बैंक्स हैं क्या? एक मुद्दा आता है और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, तो क्या ये सभी की सभी बैंक हैं? तो मैं जवाब दूंगा नहीं, ये सभी की सभी बैंक नहीं है दोस्तों। चाहे नाबार्ड हो, सिडबी हो, ये सब बैंक तो हैं, लेकिन फ्रॉम देयर नाम, ना कि फ्रॉम देयर काम। मतलब नाबार्ड हो, सिडबी हो, एग्जिम हो, एनएचबी हो, नेफेड हो, ये सब बैंक तो हैं, लेकिन अपने नाम से, ना कि अपने काम से, अपने नाम से ना कि अपने काम से। और एकता तिवारी, ये एनबीएफसी नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, ये एनबीएफसी नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एनबीएफसी तो एक प्राइवेट कंपनी होती है एकता, एनबीएफसी तो एक प्राइवेट कंपनी होती है। जैसे आरबीआई लाइसेंस दे देता है, चलो भैया तुम बैंक जैसा काम करो लेकिन कासा मत करना, बस बाकी सारे काम कर लेना, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट में काम मत करना। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो जितनी भी ये नाबार्ड वगैरह हैं, ये बैंक नाम से हैं। जैसे आप देखो नाबार्ड, जैसे आप देखो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक। आप सिडबी देखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। मतलब ये बैंक तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम से, ना कि काम से। काम से मतलब याद करो दोस्तों, बैंक होने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? तो बैंक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बैंक होने के लिए दोस्तों इन्हें लोगों से डिपॉजिट करना पड़ेगा और लोगों को लोन देना पड़ेगा। लेकिन ये कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं करती हैं, लोगों से लोन नहीं करती हैं। ये देखिए सरिता यादव, एक नंबर की पगलिया होगी ये, इसने सवाल पूछा, सर एचडीएफसी किस में आएगी? तो अब मैं, मेरी बात सुनकर बड़ा बुरा लगा होगा इसको, सरिता यादव को, लेकिन जरा गौर से सुन सरिता, कि एचडीएफसी किस में आएगी भैया, एचडीएफसी किस में आएगी ये मैं बताऊं? कल बताया नहीं था क्या? कल दिमाग की बत्ती फ्यूज थी क्या? एनबीए एचडीएफसी कल बताया था, प्राइवेट इंडियन बैंक। सरिता देवी बताइए जरा ना, कल बताया नहीं था क्या? प्राइवेट इंडियन बैंक, राइट। तो एक बार जो बता दें उसे कान खोल के ध्यान से सुन लो, और अगर गुरुजी की बातें बुरी लगेंगी तो लगती रहें दोस्तों, राइट। लेकिन आज के बाद ये सरिता कभी भूलेगी नहीं कि एचडीएफसी किस में आएगी, राइट। तो ये तो इसने कल क्लास नहीं देखी होगी, आज इसका मन हो गया, बस इसने अरे लाइव चल रही, अरे पैसा दे रखा, चलो आज पढ़ लेते हैं। तो अगर कुछ ऐसे बच्चे होते, मैं, राइट। सरिता जी थोड़ा जवाब दीजिए अपना, आपके भाव भंगिमाएं तो देख लें आपको कैसा लगा। तो दोस्तों फिर ये मत लांछन लगाना कि दोस्तों गुरुजी सवाल पूछने पर डांटते हैं। गुरुजी को तो सवाल बहुत अच्छे पसंद है, लेकिन आप पूछो तो, राइट। दोस्तों अगर हम बात करें तो चलिए, हाँ सरिता सॉरी सर, ध्यान नहीं रही थी, कोई बात नहीं, डांट खाने के बाद सब याद आ जाता है। दोस्तों जरा देखिए नाबार्ड की बात, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, नाबार्ड। नाबार्ड फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्र बैंक।
कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्र बैंक। ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ना दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, तो जो नाबार्ड है इसकी कहानी शुरू होती है, नाबार्ड की कहानी शुरू होती है, राइट, ये कहानी शुरू होती है 1982 में। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982। दोस्तों हमारे देश में एक बार मैं कह रहा हूं, हमारे देश में एक बार ये भी सवाल पूछा गया, अरे वाह, थैंक यू सो मच, उठा दीजिए। दोस्तों हमारे देश में हमारे देश में नहीं, बीबी आने के बाद थोड़ा दिमाग घूम जाता है ना दोस्तों। अगर हम बात करें तो हमारे देश में नहीं, एक सवाल पूछा गया एक बार एग्जाम में, थैंक यू सो मच, एक सवाल पूछा गया एग्जाम में, जिस सवाल में ये क्वेश्चन था कि सवाल ये पूछा गया कि जो नाबार्ड है वो किस 5 ईयर प्लान में बना, जो नाबार्ड है वो किस 5 ईयर प्लान में बना, वो किस पंचवर्षीय योजना में बना। तो अगर हम बात करें तो जो नाबार्ड है वो 6th 5 ईयर प्लान में बनता है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक। दोस्तों नाबार्ड के लिए एक समिति का गठन हुआ था और उस समिति ने रिकमेंडेशन दी थी, शिवरमन समिति। शिवरमन समिति आप लिख सकते हैं, शिवरमन समिति, इसने सिफारिश दी और नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 12 जुलाई। अगर हम बात करें इसके बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाबार्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर लिख सकते हैं कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके अलावा आपको नाबार्ड के बारे में और क्या पता होना चाहिए कि जो नाबार्ड के हेड हैं, इस समय नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं शाजी केवी। जो इस समय चेयरमैन है वो शाजी केवी, राइट। तो इस समय नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो हैं शाजी केवी, तो ही इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। अब मुद्दे की बात अगर हम ऐसे चलें और मुद्दे की बात करें, गुरुजी आपका ही नहीं बहुत से लोगों का दिमाग काम करना बंद हो जाता है दोस्तों ना। अगर हम बात करें नाबार्ड के बारे में, तो नाबार्ड है क्या। अगर हम नाबार्ड के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी बात बताना चाहूं, थोड़ा इन डिटेल चलूं, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, हुआ कुछ यूं दोस्तों कि पहले मैं अपनी कॉलेज का टाइम था, बीकॉम ऑनर्स कर रहा था। उस समय मैंने एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, एक किताब पढ़ रहा था। तो उस किताब में लिखा था, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आरबीआई प्रोवाइड्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट, आरबीआई कृषि हेतु ऋण देता है। मैंने सोचा आरबीआई कृषि हेतु ऋण देता है, राइट, ये कैसे हो गया। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक सवाल यहां तक ले जाना चाहता हूं कि जरा सोच के देखो, जैसे आज जो नाबार्ड करता है, तो नाबार्ड क्या करता है ये तो मैंने आपको बता दिया, नाम से ही बताने में समझ में आ रहा, तो लिख लो, इट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड प्रोवाइडिंग लोन फॉर रूरल डेवलपमेंट। हिंदी माध्यम के मेरे भाई बहन प्यारे से लिखें जरा, यह कृषि हेतु ऋण, यह कृषि हेतु ऋण, राइट, यह कृषि हेतु ऋण एवं ग्रामीण विकास हेतु, यह कृषि हेतु ऋण एवं ग्रामीण विकास हेतु, यह कृषि हेतु ऋण एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय नियम कानून या वित्तीय नियम कानून बनाने का कार्य करता है। वित्तीय नियम कानून बनाने का कार्य करता है।
दोस्तों जरा ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि ये क्या करता है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है उसको कितना लोन मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर कितना लोन ले सकता है, इन सब से संबंधी काम करता है कि रूरल डेवलपमेंट में किसको लोन दो, कितना दो, ये सब काम करता है। तो जरा सोच के देखो, जब 1982 में नाबार्ड नहीं था, फिर कौन करता था? तो आरबीआई के दो डिपार्टमेंट थे, एक था एसीडी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, लिखना नहीं है सिर्फ ऐसे ही सुन के रखो, और एक था आरपीसीसी, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। तो एक आरबीआई के दो डिपार्टमेंट थे, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, कृषि साख विभाग, और एक रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ग्रामीण नियोजन एवं साख सेल। ये दो डिपार्टमेंट थे। इन दोनों डिपार्टमेंट का काम था कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए नियम कानून बनाना, राइट। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? हुआ दोस्तों ये कि अब हमारे देश में एसीडी और आरपीसीसी को 1982 में खत्म किया गया और उनकी जगह नाबार्ड का निर्माण हुआ। और मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी बात बताना चाहता हूं कि शुरुआत के दौर में नाबार्ड आरबीआई के अंडर में काम करता था, मतलब आरबीआई के अंडर में काम करता था, ये आरबीआई के अंडर में एक संस्था था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में इसके ऑलमोस्ट सारे शेयर्स भारत सरकार ने खरीद लिए। तो लिख सकते हैं इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा स्वामित्व निकाय है। तो लिख सकते हैं इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा स्वामित्व निकाय है। तो दोस्तों वर्तमान में जो नाबार्ड को जब पैसा चाहिए होता है तो नाबार्ड को पैसा भारत सरकार देता है। दोस्तों लिख सकते हैं इट इज होली, HWHOLLY, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह इसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है ना। अगर मैं नाबार्ड के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊं तो जरा ऐसे समझना, जैसे भारत सरकार है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोस्तों ये पैसा देती है किसको? नाबार्ड को। समझना कैसे क्या काम होता है, पूरी फंक्शनिंग समझो। ये पैसा नाबार्ड को देती है, फिर नाबार्ड क्या करता है दोस्तों? नाबार्ड करता है, अगर हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड भारत में जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, नाबार्ड इनको लोन देता है। वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। कमर्शियल बैंक के साथ साथ यह आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स को लोन देता है। साथ साथ ये हमारे देश में सहकारी बैंक, जो कल बताया था कोऑपरेटिव बैंक, इनको लोन देता है, राइट। मतलब नाबार्ड के पास पैसा आया भारत सरकार से और नाबार्ड ने इन लोगों को लोन दिया और फाइनली इनके द्वारा जो पैसा है वो पहुंचता है पब्लिक के पास। तो दिस इज द काम ऑफ नाबार्ड। मतलब कभी भी नाबार्ड लोगों के साथ डील नहीं करता। नाबार्ड तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, समझने का प्रयास करेंगे। नाबार्ड कोई बैंक नहीं है, नाबार्ड एक वित्तीय संस्थान है। ये क्या है कि ग्रामीण विकास, कृषि विकास में कितना ऋण दो, कैसे दो, क्या क्या दो, क्या क्या करो, इन सब से संबंधित गाइडलाइंस, दिशा निर्देश बनाने का काम करता है। बोलो जय हो। पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए कि नाबार्ड क्या है और नाबार्ड के पास पैसा कहां से आता है, राइट ना। दोस्तों दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ नाबार्ड। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सिडबी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सिडबी। दिस इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड सिडबी। दोस्तों हम सिडबी की बात करेंगे और सिडबी के बारे में थोड़ा सा समझने की, थोड़ा जानने की बात कोशिश करेंगे और जरा देखते हैं ये सिडबी है क्या। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारत की लघु उद्योग विकास बैंक, लिख सकते हैं आप लोग, भारत की लघु उद्योग विकास बैंक, भारत की लघु उद्योग विकास बैंक। दोस्तों दिस इज कॉल्ड द सिडबी।
आइए दोस्तों सिडबी की कहानी सुनाते हैं और सिडबी के सफर में आपको ले चलते हैं। सिडबी की बात है, सिडबी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 1990। अभी अभी बहुत लेटेस्ट सिडबी बनाई गई। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इसकी जो स्थापना है, स्टैब्लिशमेंट, स्थापना है, वो 2 अप्रैल 1990 में बनाया गया। दोस्तों जैसे हमारे नाबार्ड का हेडक्वार्टर हमारा वहां पर है, मुंबई में। अच्छा हाँ, कल जो मैंने आप लोगों को, कल थोड़ा पन्ना पलटो आप लोग, थोड़ा सा पन्ना पलटो। कल मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा पेज पलटिए आप लोग जल्दी से। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़ौदा यूपी का था, कौन सा था वो। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसका हेडक्वार्टर रायबरेली, तो उसे रायबरेली काट के उसे गोरखपुर कर दो। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पर हेडक्वार्टर रायबरेली बताया था आपको, एक तो मुरादाबाद बताया, एक आर्यवर्त का बताया लखनऊ, और एक बड़ौदा यूपी जो ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। दोस्तों बड़ौदा ग्रामीण बैंक, तो उसका आप जो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, उसका हेडक्वार्टर आप रायबरेली काट के गोरखपुर कर दीजिए। और वैसे भी इतना हेडक्वार्टर वगैरह आता नहीं है, लेकिन आ भी जाए तो आपको और अच्छे से पता होना चाहिए ना। अगर हम लोग बात करें, इसको काट के जल्दी से रायबरेली काट के वहां पे कर दो गोरखपुर। चलो, अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी तरह से हमारे इसकी क्या बोलते हैं, इससे याद आ गया, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, तो मुझे वो कल यूपी की कुछ बात हो रही थी, तो मैंने कहा चलो, तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अगर हम बात करें इसके हेड की, तो इसके जो हेड हैं वो हैं शिवा सुब्रमण्यन रमन। इसके जो इस समय हेड हैं, इसके हेड अध्यक्ष, इसके जो हेड हैं वो हैं शिवा सुब्रमण्यम, शिवा सुब्रमण्यम, शिवा सुब्रमण्यम रमन। दोस्तों ही इज द हेड ऑफ, ही इज द हेड ऑफ सिडबी, शिवा सुब्रमण्यम रमन, राइट। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसके हेड हैं। अगर अब ये बात करते हैं कि भैया जो सिडबी है, जैसे हमने कहा नाबार्ड, तो नाबार्ड भारत सरकार के अंडर है। इसी तरीके से हम बात करें तो सर इन्फ्लेशन 100 क्वेश्चन और फाइनेंशियल मार्केट के आंसर प्रोवाइड करा दीजिए और क्वेश्चन दे दीजिए। आशीष कुशवाहा जी अभी तक सो ही रहे हैं। अबे जाग जा नींद से, पेपर में भी सोता ही रहेगा क्या, राइट। तो उस 100 क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए और फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चंस भी दे दिए। अब मनी एंड बैंकिंग खत्म होने के बाद मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन देंगे, हैं आशीष कुशवाहा। चलो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कौन से जमाने के और कहाँ से टपकते हैं ऐसे लोग, राइट। मैं भी अगर बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनकर। दोस्तों अगर जैसे हमने बात करी तो कह रहा सॉरी सर, सॉल्यूशन वो मैच कर लिए, तो फिर क्या मांग रहा बे, कह रहा सॉरी सर सॉल्यूशन वो मैच कर लिए, फिर क्या मांग रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, जरा ध्यान से सुनना, तो दोस्तों जैसे हमने कहा नाबार्ड भारत सरकार के अंडर है, तो ऐसे यहां भी लिख सकते हैं इट इज होली ओन्ड, या इट इज ऑल्सो वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भी वर्किंग अंडर, यह भी भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह भी भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये भी भारत सरकार के अंडर में काम करती है। चलो दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें तो सिडबी करती क्या है, सिडबी का काम क्या है, सिडबी क्यों बनाया गया। तो देखो दोस्तों, नाम पढ़ो पहले इसका, स्मॉल इंडस्ट्रीज, नाम पढ़ो स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो सिडबी क्या काम करती है कि जो हमारे भारत में, हमारे भारत में जो एमएसएमई सेक्टर है, हमारे भारत में जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमईज क्या है वो मैं बताऊंगा। जो एमएसएमईज हैं इनको लोन देने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, इनको ऋण देने के लिए गाइडलाइंस बनाता है। दोस्तों ये करता क्या है, अगर हम बात करें सिडबी,
तो यह नियम कानून बनाता है एमएसएमईज को ऋण देने हेतु। दोस्तों, जो एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने से संबंधी यह नियम कानून बनाने का काम करता है, जैसे हम बोलते हैं सिडबी। दोस्तों, हमारे देश में जो एमएसएमईज हैं, इसके लिए ऋण कितना दिया जाए, क्या दिया जाए, तो एमएसएमईज को ऋण उपलब्ध कराने हेतु नियम कानून बनाता है। हिंदी में लिख सकते हैं, एमएसएमईज को ऋण देने हेतु नियम कानून बनाता है। तो दोस्तों, टू प्रोवाइड गाइडलाइंस रिलेटेड टू द लोन फॉर द एमएसएमई सेक्टर। अब मुद्दे की बात यह आती है दोस्तों कि ये एमएसएमई है क्या, एमएसएमई कहते किसको हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एमएसएमईज के सफर में, और इतना बेहतरीन ज्ञान देंगे कि आप लोगों को लगेगा वाह गुरुजी। दोस्तों, एमएसएमईज जरा ध्यान से सुनने। एमएसएमईज का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमईज का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो का मतलब है दोस्तों सूक्ष्म, 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 कॉमा लघु, लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। जरा मेरी बातों को समझना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, हमारी भारत सरकार ने जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा है। छोटी छोटी कंपनीज को 3 कैटेगरीज में बांटा है। एक कहा है माइक्रो एंटरप्राइज, एक कहा है स्मॉल एंटरप्राइज, और एक कहा है मीडियम एंटरप्राइज। तो हमारे हिंदुस्तान में जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत हैं। एक माइक्रो एंटरप्राइज है, एक स्मॉल एंटरप्राइज है, और एक मीडियम एंटरप्राइज है। ये क्या होता है, आइए दोस्तों समझाते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम हम कहते किसे हैं। यस आंचल बिल्कुल इंटरेस्ट पे देता है, यस। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। आइए दोस्तों, ले चलते हैं एमएसएमई के ज्ञान के सफर में, और एमएसएमईज क्या करती हैं उसको सीखने और समझने की एक कोशिश करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा, या तो माइक्रो एंटरप्राइज सूक्ष्म उद्योग, या स्मॉल एंटरप्राइज लघु उद्योग, या मीडियम एंटरप्राइज मध्यम उद्योग। अब क्या है माइक्रो, क्या है स्मॉल और क्या है मीडियम, आइए देखते हैं, समझने का एक प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऐसे समझो कि इनकी 2 डेफिनेशंस हैं, इनकी 2 डेफिनेशंस हैं। एक इनकी पुरानी परिभाषा है और एक इनकी नई परिभाषा है। पहले हम पुरानी परिभाषा को देखेंगे और फिर हम एक नई परिभाषा को देखेंगे। सर जी, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए मेरे से एमएसएमई मांगा गया, तब से ओपन किया गया था। ओके सर्वेश जी, इनकी 2 परिभाषाएं हैं एमएसएमईज की, एक पुरानी परिभाषा, एक नई परिभाषा। पहले समझने का प्रयास करेंगे, राइट। पुरानी परिभाषा में क्या था, नई परिभाषा में क्या है, वो देखेंगे। पुरानी परिभाषा में अभी लिखेंगे नहीं, लिखवाऊंगा मैं अलग से, अब सुन लो पहले चुपचाप, अभी लिखना नहीं, स्टॉप राइटिंग। पुरानी परिभाषा, अगर हम बात करें एमएसएमईज की, पुरानी परिभाषा और नई परिभाषा, तो चाहे लिख लो मेरे साथ, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। आप ऊपर तो एमएसएमई आपने हेडिंग लिखी ली है, उसके नीचे, और यहाँ पे न्यू डेफिनेशन, ये नई डेफिनेशन है। एक है एमएसएमई की पुरानी परिभाषा, यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं पुरानी परिभाषा, यहाँ पे नई परिभाषा। तो एमएसएमईज की पुरानी परिभाषा क्या है, नई परिभाषा क्या है, पहले वो समझो। पहले एमएसएमईज का जो वर्गीकरण था वो 2 अलग अलग लेवल पर होता था। बहुत प्यार से समझना प्लीज, थोड़ा सा मिस किया कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो 2 तरीके की कंपनियां होती हैं। एक होती हैं वे कंपनियां जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हैं,
जो मैन्युफैक्चर का काम कर रही हैं, मतलब विनिर्माण क्षेत्र से संबंधी हैं। बिल्कुल प्यार से समझना, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधी हैं। एक ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो हमारे देश में सर्विस सेक्टर में हैं, जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे समझो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है वे कंपनियां जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, वे कंपनियां जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे देखो, दो तरीके की कंपनी है। मान लो अगर कोई भी कंपनी ये मार्कर बना रही है तो हम डाल देंगे विनिर्माण क्षेत्र में। यदि कोई कंपनी अगर मान लो सेवाएं दे रही है, कोई कोचिंग है, कोई भी और कंपनी है इसको सेवाएं दे रही है, तो हम उसे डाल देंगे कहां पर? सर्विस सेक्टर पे। दो तरीके की कंपनी है। तो पहले एमएसएमई की परिभाषा में क्या था कि पहले एमएसएमई की परिभाषा में जो जो गुड्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, उनकी परिभाषा अलग थी, और जो सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं उनकी परिभाषा अलग थी। लेकिन नई परिभाषा में क्या हुआ? नई परिभाषा में हमारे चाहे कोई भी कंपनी, ध्यान समझना, चाहे कोई भी कंपनी, यहां पर हम इस तरीके से बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यहां पर माइक्रो एंटरप्राइज, यहां पर स्मॉल एंटरप्राइज, और यहां पे मीडियम एंटरप्राइज। राइट दोस्तों, यहां पर भी हम सेम काम करने वाले हैं। ये हमने यहां पे किया क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया, यहां पे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यहां पे माइक्रो एंटरप्राइज, यहां स्मॉल एंटरप्राइज, और यहां मीडियम एंटरप्राइज। तो मेरे प्यारे साथियों, पुरानी और नई परिभाषा समझो, पुरानी और नई परिभाषा समझो। पुरानी परिभाषा की अगर हम बात करें तो पुरानी परिभाषा में क्या था कि पुरानी परिभाषा में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो एंटरप्राइज अलग थी, और स्मॉल अलग थी, और मीडियम अलग थी। अभी हमारे इंडिया में क्या नई परिभाषा में क्या हुआ है कि यहां पर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस, सेवाएं, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण एवं सेवाएं, दोनों के लिए एक ही परिभाषा हो गई। आप देखो, एक पुरानी और नई परिभाषा में अंतर, और मैं ये बताना चाहूंगा ये कब हुआ। तो पहले अपन पुरानी परिभाषा देखते हैं। देखो, पुरानी परिभाषा में एक बात और थी, पुरानी परिभाषा में एक बात और थी। राइट, तो दोस्तों कि अगर हम बात करें जो पुरानी परिभाषा है, पुरानी परिभाषा है, उसमें क्या था और नई परिभाषा में क्या है, उसको समझने का एक प्रयास करेंगे और बढ़िया से बताएंगे। पहले चुपचाप लिखते जाओ, सुनते जाओ, और जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, सब अपने आप दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। राइट, मेरे साथ साथ बनाइए दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो पुरानी परिभाषा में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम दो अलग अलग कैटेगरी थी। एक थी जो वस्तुएं बना रही है, मान लो पंखा, एक थी जो सेवाएं दे रही है, जैसे कोचिंग सर्विसेज दे रही है। दोस्तों, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो समझना। अगर कोई भी कंपनी वस्तुएं बना रही है तो इसका क्लासिफिकेशन था कि यहां पर मेरे पास थोड़ी जगह, चलो मैं जगह बना लेता हूं। तो अगर हम लोग बात करें, ये लो, तो अगर कोई भी कंपनी लाइक वस्तुएं बना रही है तो वहां देखते थे, तो लिख लो इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीन, हिंदी में प्लांट एवं मशीन पर निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीन। और यहां देखते थे इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट, उपकरणों पर निवेश, हिंदी में लिख लो उपकरणों पर निवेश, उपकरणों पर निवेश। यहां पर प्लांट एवं मशीन पर निवेश, और यहां लिख लो उपकरणों पर निवेश, हिंदी में प्लांट एवं मशीन पर निवेश, यहां उपकरणों पर निवेश। जरा सुनना दोस्तों, अगर हम बात करें तो जरा समझो, हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा था। मेरी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हमारी गवर्नमेंट कहती थी यदि कोई कंपनी
को वस्तुओं का उत्पादन करना है तो उसे प्लांट चाहिए, उसे मशीन चाहिए। अगर किसी कंपनी को सेवाएं देनी है, जैसे मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं, तो मेरा माइक, मेरा मार्कर, दोस्तों मेरा ये बोर्ड, ये सब मेरे इक्विपमेंट्स हैं, ये सब मेरे उपकरण हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने वस्तुओं के उत्पादन की कंपनी को कहा था कि वस्तुओं के उत्पादन की कंपनी को कहा कि इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीन कितना है, तो उसे कौन सी कंपनी कहेंगे? मतलब क्या, जरा सुनो। मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो, ध्यान सुनना, हमारी सरकार ने कहा कि भैया देखो, यदि किसी कंपनी का निवेश प्लांट और मशीन पर, तो बाय डिफॉल्ट वो विनिर्माण क्षेत्र में है, अप टू ₹25 लाख है, तो उस कंपनी को हम माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे। और यदि कोई कंपनी सेवा क्षेत्र में है और उसका इक्विपमेंट उपकरणों पर निवेश अप टू ₹10 लाख है, मतलब हिंदी में 10 लाख तक, तो उसे कहेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। अगर कोई कंपनी विनिर्माण क्षेत्र में है और उसका निवेश ₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक है, तो उसे कहते थे स्मॉल एंटरप्राइज। और यदि किसी कंपनी का निवेश ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक है और वो सेवा क्षेत्र में है, तो उसे कहते थे स्मॉल एंटरप्राइज। और यदि किसी कंपनी का निवेश ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक है और वो विनिर्माण क्षेत्र में है, तो उसे कहते थे मीडियम एंटरप्राइज। और यदि कोई कंपनी सेवा क्षेत्र में है और उसका निवेश ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ है, तो उसे हम लोग कहते थे क्या? मीडियम एंटरप्राइज। बोलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ गए क्या कहना चाहता था? जल्दी से बोलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ गए क्या कहना चाहता था? दोस्तों ये था दोस्तों हमारा पुरानी परिभाषा एमएसएमई की। मान लो आप कोई एक कंपनी चलाते हैं और आपकी कंपनी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है और आपकी कंपनी का प्लांट और मशीन पर निवेश 7 करोड़ का है, 7 करोड़ का है, तो आप दोस्तों 5 से 7 करोड़ के बीच में, तो आपकी कंपनी कहलाएगी मीडियम एंटरप्राइज। और यदि किसी बंदे की कंपनी एक सेवा क्षेत्र है, वो सर्विसेज दे रहा है और उसकी कंपनी का निवेश 2 करोड़ तक है, दोस्तों यहां देख लो 2 करोड़ 10 से 2 करोड़ तक, तो वो कहलाता था सर्विस सेक्टर में स्मॉल एंटरप्राइज। बोलो जय हो। दैट्स इट दोस्तों, ये हमारी पुरानी परिभाषा थी। इसीलिए कहते हैं पहले इत्मीनान रखो, ठंड रखो, कॉन्सेप्ट दिमाग में घोलने का काम मैं करूंगा। ये पुरानी परिभाषा थी जिसमें इन्वेस्टमेंट के आधार पर था और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अलग अलग डेफिनेशन थी। अब नई परिभाषा में आइए, दोस्तों हुआ क्या, कोविड का दौर चल रहा था और ये बात है 2020 की। 2020 में जब पहला फेज चल रहा था कोविड का, और दोस्तों उस समय हमारी मैडम निर्मला सीतारमण, मैंने आपको बताया था हेलीकॉप्टर मनी 20 लाख करोड़ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने दिए थे, अपने जीडीपी का ऑलमोस्ट 10%। दोस्तों उसी समय उस 20 लाख करोड़ का ज्यादा कंपनियों को फायदा हो, ज्यादा जो छोटी कंपनियां मर रही थी उन्हें फायदा हो, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक काम किया, एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव कर दिया। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव कर दिया। लो साइड हो जाते हैं। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव कर दिया। ध्यान से सुनना, पहला बदलाव क्या हुआ? तो पहला बदलाव तो मैं बता चुका कि यहां पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का क्लासिफिकेशन अलग अलग था। यहां पर दोस्तों विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का क्लासिफिकेशन एक ही है। अब कोई कंपनी चाहे वस्तुओं का उत्पादन करे चाहे सेवाओं का उत्पादन करे, क्लासिफिकेशन एक ही है। दोस्तों दूसरा क्या बदलाव हुआ? दूसरा चेंज ये हुआ कि पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट के आधार पर होता था, लेकिन अब हमारी सरकार ने एक दो अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिए। हमारी सरकार ने अब जो वर्तमान में इन्वेस्टमेंट निवेश पर अलग परिभाषा बना दी और साथ में एक एनुअल टर्नओवर भी जोड़ दिया, जिसे हम कहते हैं वार्षिक कारोबार। एनुअल टर्नओवर भी जोड़ दिया, जैसे हम कहते हैं वार्षिक कारोबार। मतलब उस कंपनी ने एक साल में कितना कारोबार किया, मतलब अपना कितना उत्पादन करके कितने प्रोडक्ट्स बाजार में बेचे। दोस्तों ये नई परिभाषा में आया, ध्यान से सुनते जाना क्या आया।
नई परिभाषा में हमारी सरकार ने कहा कि देखो भैया ऐसा है, यदि किसी कंपनी का प्लांट और मशीन पर या सेवा क्षेत्र में हो तो उपकरण पर, यहां देखो अगर विनिर्माण में हो तो प्लांट और मशीन पर, अगर किसी कंपनी का निवेश ₹1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक है, तो वो कहलाएगा माइक्रो एंटरप्राइज। और साथ में उसका वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ तक है, तो वो कहलाएगा हमारा माइक्रो एंटरप्राइज। मतलब अंतर समझो, पहले ये टर्नओवर जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेकिन अभी क्या किया, दो अंतर फिर से समझो। पहले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की अलग अलग परिभाषाएं थी, अब विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की एक ही परिभाषा। पहले सिर्फ निवेश का आधार था, अब निवेश के साथ साथ वार्षिक टर्नओवर भी हो गया। आप लोग समझ गए। इसके साथ साथ हमारी कंपनी, हमारी गवर्नमेंट ने कहा यदि किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट यहां 1 करोड़ है, इसमें एक जीरो जोड़ दो, बस याद करने का तरीका दोस्तों। इन्वेस्टमेंट ₹10 करोड़ है दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। साथ में टर्नओवर में यहां 5 है, एक जीरो और जोड़ दो। एनुअल टर्नओवर, उसका वार्षिक कारोबार, एनुअल टर्नओवर उसका ₹50 करोड़ है। अगर किसी कंपनी का निवेश, अब मान लो देखो गुड्स में हो तो इन्वेस्टमेंट, और सर्विसेज में हो तो इक्विपमेंट, गुड्स में हो तो प्लांट मशीन, सर्विसेज में तो इक्विपमेंट। दोस्तों अगर किसी कंपनी का निवेश 10 करोड़ है और उसका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ है, तो उसे हम मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखते हैं। अब दोस्तों इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 1 और 5 याद रखो, 0 0 बढ़ा दो, फिर 5 गुना कर दो, खत्म बात। दोस्तों अगर किसी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट 5 गुना 10 से 10 इंटू 5 50 करोड़ हो, और यहां एनुअल टर्नओवर दोस्तों 5 का 50, दोस्तों अगर मान लो किसी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ हो, दिस इज कॉल्ड द मीडियम एंटरप्राइज। और दोस्तों ये जो 250 करोड़ दिख रहा है, 250 करोड़ दिख रहा है, इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2023 में ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये है एमएसएमई की नई परिभाषा। ईमानदारी से बताइए एमएसएमई की परिभाषा या एमएसएमई क्या होता है, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ या नहीं, एक बार छापो ना दोस्तों। दिस इज कॉल्ड एमएसएमई की परिभाषा। फिर से बताना चाहूंगा, जो बिल्कुल घनचक्कर हैं उनके लिए, पहले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अलग अलग था, अब विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में एक ही परिभाषा है। दूसरा, पहले सिर्फ निवेश के बेस पर था, इन्वेस्टमेंट के बेस पर, अब निवेश के साथ साथ एनुअल टर्नओवर, वार्षिक कारोबार भी जुड़ गया है। तो मुझे लग रहा है सब लोग कह रहे हैं यस, राइट नाउ दोस्तों दिस इज कॉल्ड एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। दिस इज कॉल्ड एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, राइट नाउ। और मेरे साथ साथ आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अब हम बात ये कर रहे थे सिडबी की, राइट। क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे ही आएगा। अब मीडियम एंटरप्राइज मस्ट हैव द मिनिमम टर्नओवर अप टू, तो मीडियम एंटरप्राइज का मिनिमम जो वार्षिक कारोबार होना चाहिए 250 करोड़, आंसर लिखा होगा। अब मीडियम एंटरप्राइज मस्ट हैव द इन्वेस्टमेंट अप टू, दोस्तों तो लिखा होगा 50 करोड़, बस ये है, राइट ना। तो अगर किसी का 1 करोड़ है और 1 करोड़ से 10 करोड़ है, तो ये इन्वेस्टमेंट ये हो गया स्मॉल, और 10 करोड़ से 50 करोड़ है तो हो गया मीडियम, दैट्स इट। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे सिडबी की। तो मैंने कहा सिडबी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू द एमएसएमई सेक्टर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये बात बहुत अच्छे समझ गए कि सिडबी क्या करता है, एमएसएमई सेक्टर को ऋण देता है, राइट ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को और थोड़ा समझने का एक प्रयास करते हैं। दोस्तों सिडबी के बारे में ही हम बात कर रहे थे, तो इसी के नीचे आप लिख सकते हैं, इसी के नीचे आप लिख सकते हैं कि सिडबी की एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी बोले तो सहायक निकाय। सब्सिडरी कई बार बता चुका मैं क्या होता है, सहायक निकाय। मतलब सिडबी ने अपना कुछ काम करने के लिए एक अपनी सहायक निकाय बना ली, राइट। शशिकांत शर्मा पूछ रहे हैं टर्नओवर क्या होता है, तो टर्नओवर का मतलब होता है वार्षिक कारोबार। बताया ना, जैसे मेरी एक कंपनी है, मान लो कैमरा बनाती है, तो कैमरे मैंने एक साल में कितने बनाए और कितने कैमरे बना के बेचे, कितना मेरा पैसा आया, टोटल मेरा गल्ला एक साल का कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड एनुअल टर्नओवर, राइट नाउ। एमएसएमई का पुराना और नए
के ईयर बता दीजिए। तो पुरानी तो पहले से ही चली आ रही थी, नए 2020 में इसका चेंज हुआ। प्रदीप निषाद। नाउ दोस्तों, सिडबी ने एक अपनी सब्सिडरी बनाई, मेरे साथ साथ ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम रखा मुद्रा। सिडबी ने एक अपनी सब्सिडरी बनाई जिसका नाम रखा मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक। अब दोस्तों मुद्रा बैंक क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, राइट दोस्तों, दिस इज कॉल्ड मुद्रा। तो अगर हम बात करें दोस्तों मुद्रा, तो मुद्रा क्या है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिख लें चाहे इंग्लिश में, एक ही बात है। तो दोस्तों ये नाम है इसका। तो दोस्तों लाइक माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, वैसे कह सकते हैं हम लोग सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी, ऐसे बोल सकते हैं। सूक्ष्म वित्त इकाई एवं सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी, दिस कॉल्ड मुद्रा। अगर हम बात करें ये मुद्रा क्या है, मुद्रा बैंक क्या है, आइए सुनिए। सबसे पहले मुद्रा बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा बैंक की जो स्थापना है, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, स्थापना जो है वो हुआ 2015 में। दोस्तों 2015-16 का जो बजट आया, उस बजट में हमारे मुद्रा बैंक की घोषणा हुई। उस बजट में बात हुई कि हम मुद्रा बैंक बनाएंगे, और अप्रैल 2015, आप यहां पे डाल सकते हैं अप्रैल 2015 में ही, आप तारीख भी देख लेना अपने, लाइक तारीख देखना 7 या 8 अप्रैल की बात है। तो अप्रैल 2015 में इसका काम हुआ, मतलब इसको बनाया गया, राइट ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये बनाया गया, दिस इज कॉल्ड मुद्रा। दोस्तों अगर हम मुद्रा की बात करें, तो एक भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, जिस स्कीम का नाम था, तो लिख सकते हैं इसको अंडर, किसके अंडर लाया गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप पूरा लिखेंगे, बाद में भूल जाएंगे PMMY क्या है, आप पूरा लिखेंगे, यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्थापित की गई। यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्थापित की गई। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हमारे देश में दोस्तों जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई, और उसके अंतर्गत मुद्रा बैंक की स्थापना बनाई गई। अब मुद्रा बैंक क्या करती है, वही बातें हैं सेम। मुद्रा बैंक को आखिर यहां समझना, इसको रीफाइनेंस क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप फिर से, भाई जगह नहीं है, मैं अगले चल रहा हूं, आप इसके नीचे बनाएंगे। देखो समझना, मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये पैसा किसको देगी, सिडबी को देगी। दोस्तों सिडबी पैसा किसको देगी, मुद्रा को देगी। सिडबी पैसा, क्योंकि सिडबी पैसा, वही पैसा उठा के किसको दे देगी, मुद्रा को दे देगी। और मुद्रा फिर क्या करेगी, मुद्रा बैंक क्या करेगी, अलग अलग वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देगी कि भैया चलो ये लो, वाणिज्यिक बैंक को ऋण चाहिए तो वाणिज्यिक बैंक को दे देगी, अलग अलग RRBs को दे देगी ये ऋण, राइट। इसके अलावा ये NBFCs को भी ऋण दे सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। फाइनली ये सब लोग मिलकर ऋण किस तक पहुंचाएंगे, पब्लिक तक पहुंचाएंगे। तो फाइनली ये पैसा कहां तक पहुंचेगा, पब्लिक तक पहुंचेगा। फाइनली ये पैसा पब्लिक तक पहुंचेगा। समझना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मुद्दा बताने वाला हूं। सिडबी ने इसको, मुद्रा को किया फाइनेंस। सिडबी ने मुद्रा को किया फाइनेंस, मतलब वित्त दिया। और फिर मुद्रा ने वाणिज्यिक बैंक, RRB और NBFC, मुद्रा ने इन सबको कर दिया रीफाइनेंस। पुनर्वित्त, इसलिए इसका नाम है पुनर्वित्त, रीफाइनेंस एजेंसी। पहले मुद्रा को फाइनेंस करता है सिडबी, और सिडबी फिर फाइनेंस करती है दोस्तों, मुद्रा को फाइनेंस करता है सिडबी, और मुद्रा फाइनेंस करती है इनको, इसलिए इनका नाम दिया क्या, पुनर्वित्त, रीफाइनेंस, राइट। रवि प्रकाश खुश रहिए। और अगर रवि प्रकाश जी, नाउ दोस्तों दिस इज कॉल्ड द मुद्रा। तो मुझे लग रहा है मुद्रा का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो सिडबी ने छोटी छोटी कंपनीज को लोन देने के लिए मुद्रा बनाया। अब मुद्रा के 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, देयर आर
थ्री काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मुद्रा बैंक। हिंदी में मुद्रा बैंक के मुद्रा बैंक के मुद्रा बैंक के मुद्रा बैंक के तीन प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। तीन प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। मुद्रा बैंक के तीन प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। पहले प्रोडक्ट का नाम है शिशु, एक प्रोडक्ट है किशोर और एक प्रोडक्ट है तरुण। शिशु, किशोर, तरुण, दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मुद्रा। शिशु, किशोर, तरुण। अगर हम बात करें ये शिशु, किशोर, तरुण क्या है, आइए देखिए। शिशु के अंतर्गत मुद्रा बैंक कैन प्रोवाइड लोन अप टू ₹50,000 लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा बैंक 50,000 तक का ऋण दे सकती है, 50,000 तक का ऋण दे सकती है। और किशोर के अंतर्गत 50,000 से दोस्तों 5 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। और दोस्तों तरुण के अंतर्गत ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। तो मैक्सिमम लोन जो मुद्रा बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को वो है 10 लाख। पेपर का सवाल है कि अधिक से अधिक मुद्रा बैंक अपने ग्राहकों को कितने तक का ऋण देती है। तो मुद्रा बैंक के तीन प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब मान लो आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, ध्यान समझना, आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो और उस स्टार्टअप के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप किसकी शरण में जाओगे? आप मुद्रा बैंक की शरण में जाओगे और कहोगे मुझे मुद्रा लोन दे दो। मुद्रा लोन मैक्सिमम आप 10 लाख तक का ले सकते हैं। मुद्रा लोन आप मैक्सिमम 10 लाख तक का ले सकते हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है कि हमारे देश में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको डेवलप करने के लिए, स्टार्टअप कल्चर डेवलप करने के लिए अभी अभी परसों नरसों एक भारत की स्टार्टअप रैंकिंग आई है जिसमें गुजरात, कर्नाटका वगैरह ने टॉप किया है। आप पढ़िएगा उसको दोस्तों। दिस इज कॉल्ड द मुद्रा बैंक। आई होप मुद्रा बैंक के बारे में ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेवलपमेंट बैंक देखते हैं और नेक्स्ट डेवलपमेंट बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक। लिख लीजिए नेशनल, हिंदी में भी, हिंदी वाले इंग्लिश में भी लिखेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक हिंदी में राष्ट्रीय आवास बैंक। दोस्तों ये क्या है नेशनल हाउसिंग बैंक, आइए इसका ज्ञान देते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर हम बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करती है, इसकी स्थापना होती है अभी 9 जुलाई 1988 में, राइट दोस्तों। इसकी स्थापना होती है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर 9 जुलाई 1988। 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई। अगर हम बात करते हैं तो एनएचबी का अपना खुद का एक्ट है। जैसे हमने कहा मुद्रा का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, सॉरी, अगर हम बात करें, मैंने कहा नाबार्ड का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ऐसे ही दोस्तों एनएचबी, इसका मुख्यालय जो है वो है न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मैंने बताया नाबार्ड के जो हेड हैं वो हैं शाहजी केबी, सिडबी के जो हेड हैं वो हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। इसी तरह से इसके जो हेड हैं वो हैं दोस्तों, कोई मुझे इनके हेड का नाम बताना चाहेगा? दोस्तों इनके हेड का नाम बताना चाहेगा? राइट, तो इनके हेड का नाम है दोस्तों शरद कुमार होता। इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं शरद कुमार होता। शरद कुमार होता इसके हेड हैं, शरद कुमार होता, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, आखिर ये इसका काम क्या है? दोस्तों एनएचबी क्यों बनाया गया? तो मैंने कहा ये भी भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। और 2019 से पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान समझना, 2019 से पहले 2019 से पहले जो एनएचबी है ये आरबीआई के अंडर में थी। तो लिख सकते हैं यह भारत सरकार के अधीन कार्य करती है।
यह भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। इट इज वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। यह भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। इट इज वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, कार्य करती है। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2019 से पहले, 2019 से पहले यह अंतर्गत थी। 2019 से पहले यह आरबीआई के अंतर्गत थी। बिफोर 2019 इट वाज वर्किंग अंडर आरबीआई, राइट। दोस्तों 2019 से पहले यह आरबीआई के अंडर में थी, मतलब समझो, बार बार आप कंफ्यूज मत हो। यदि ये आरबीआई के अंडर में है एनएचबी, तो पैसा इसको आरबीआई देगी। यदि भारत सरकार के अंडर में है तो पैसा बजट से आवंटन होगा। जब भारत सरकार अपना बजट लाएगी तो उसमें एनएचबी को अलग से बजट देगी। जैसे मैंने कहा नाबार्ड पहले आरबीआई के अंडर में था, तो पहले नाबार्ड को जब पैसे चाहिए होते थे तो वो आरबीआई के पास जाता था। अब नाबार्ड भारत सरकार के अंडर में है, अब नाबार्ड को पैसा चाहिए तो नाबार्ड भारत सरकार के पास जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, एग्जिम बैंक। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, हिंदी में लिख सकते हैं आयात निर्यात बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, हिंदी में लिख सकते हैं आयात निर्यात बैंक। देखते हैं मेरे प्यारे साथियों ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। इसकी स्थापना 1982 में हुई, राइट। अगर हम बात करते हैं दोस्तों लाइक एग्जिम बैंक की, तो एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो आप नेक्स्ट लिख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय, इट इज इन मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, राइट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर हम इसके हेड की बात करें तो आप सबके हेड याद रखिएगा, पेपर में एक नहीं तमाम बार पूछे आते हैं। इसके हेड हैं हर्षा बंगारी। तो दोस्तों लिख सकते हैं हर्षा बंगारी। इसी तरीके से अब जरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को समझो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के भी, जैसे नाबार्ड बताया, सिडबी बताया, एनएचबी बताया, इसके भी 100% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो लिख सकते हो इसके 100% शेयर्स भारत सरकार के पास है। इट इज होली ओन्ड बाय, इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों इसका काम क्या है जरा वो समझना, क्यों बनाया गया ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्यों बनाया गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसे समझो, उस बात को समझो। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे मान लो मैं ये कैमरा बनाता हूं और इस कैमरे को विदेश में एक्सपोर्ट करता हूं। मैंने ये कैमरा बनाया, विदेश में निर्यात किया, सही है। और या मान लो मैं कोई भी वस्तु विदेश से आयात करता हूं। तो यदि कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी विदेशों को निर्यात करती है, विदेशों से आयात करती है, तो मान लो मैं निर्यात करता हूं, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। मैं आयात करता हूं, उसके लिए पैसा चाहिए। तो मैं पैसा लेने तो जाऊंगा कमर्शियल बैंक में, जो कल पढ़ाया था। लेकिन कमर्शियल बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कितना लोन देंगी, कैसे लोन देंगी, क्या क्या नियम कानून है, ये सारे तय कौन करेगा, एग्जिम बैंक। बोलो जय हो, समझ गए आप लोग, राइट। तो इसका मतलब है दोस्तों, लिख सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है वित्त सुविधाएं एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। इसका मुख्य उद्देश्य है वित्त सुविधाएं एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। इसका मुख्य उद्देश्य है, ऐसे लिख सकते हो, वित्त सुविधाएं ब्रैकेट में आयात निर्यात संबंधी एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, राइट ना। दोस्तों अगर हम बात करें, लिख सकते हो द मेन पर्पस ऑफ एग्जिम बैंक, द मेन पर्पस ऑफ एग्जिम बैंक is to provide financial regulation related to export import. Its main purpose is to provide financial regulation related to export import and promote foreign trade, इसका मुख्य उद्देश्य
वित्त सुविधाएं ब्रैकेट में आयात निर्यात संबंधी एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना। तो दिस इज कॉल्ड दोस्तों हमारा एग्जिम बैंक। समझ गए? एग्जिम बैंक कोई बैंक नहीं है, पहले ये समझ लो। और एग्जिम बैंक लोगों से डील नहीं करती। एग्जिम बैंक को भारत सरकार पैसा देता है और एग्जिम बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देती है, और वाणिज्यिक बैंक फिर लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी लोन देते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखो, सोचो कि आरबीआई, भारत सरकार इतने सारे काम कैसे कर पाएगा? बहुत सरल भाषा में समझो तो भारत सरकार ने अलग अलग मान लो विभाग बना दिए, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना दिए। नाबार्ड का चलो जी तुम काम देखो, चलो जी तुम काम देखो, लाइक एग्रीकल्चर का। सिडबी चलो जी तुम इंडस्ट्री का काम देखो। एनएचबी चलो हाउसिंग का काम देखो। चलो अच्छा एग्जिम चलो तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम देखो। इसी तरीके से 2021 में अभी अभी एक नया डेवलपमेंट बैंक बना है और भारत में सिर्फ 5 विकास बैंक हैं। तो दोस्तों अब नया नया डेवलपमेंट बैंक बना है तो आप लिख सकते हैं नेफेड। ऐसे ही लिखते हैं NALIKE नहीं NA स्मॉल B ऐसा FID। दिस इज कॉल्ड नेफेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड नेफेड, राइट। तो हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखिए, नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया ये अभी अभी स्थापित हुआ, एस्टैब्लिश्ड हुआ, बिल्कुल रीसेंट, एस्टैब्लिश्ड इन 2021। दोस्तों अगर हम बात करें इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और उसमें एक बहुत महान अर्थशास्त्री भारत के केवी कामत, वो इसके हेड है। तो इसके अगर हम हेड की बात करें तो इसके हेड बनाए गए हैं केवी कामत। तो केवी कामत साहब इसके हेड है, केवी कामत, राइट। दोस्तों भारत सरकार ने इसको बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया। तो लिख सकते हैं इसकी स्थापना रुपीज 1 लाख करोड़ की पूंजी से हुई है। इसकी स्थापना रुपीज 1 लाख करोड़ की पूंजी से हुई है, 1 लाख करोड़। तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड विद रुपीज 1 लाख करोड़। दोस्तों भारत सरकार ने नेफिड को बनाने के लिए, भारत सरकार ने नेफिड को बनाने के ओहो थैंक यू दोस्तों, दिस इज नेफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। उपासना यादव शुक्रिया। दोस्तों अगर हम बात करें तो नेफिड को बनाने के लिए भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन दिया है, राइट। अगर हम बात करते हैं प्रारंभ में इसके 100% शेयर्स भारत सरकार के पास थे, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने कहा, आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, तो उसमें लिखा था कि लेटर ऑन हो सकता है बाद में भारत सरकार इसको रिड्यूस कर दे और 26% शेयर कर दे। कहा गया कि अभी फिलहाल कृपया नाबार्ड द्वारा नियम क्या है, लोन देने की प्रक्रिया बारे में जानकारी दें तो बहुत अच्छा होगा सर जी। तो प्रेमचंद्र शर्मा पूरा बताया आपको कि भारत सरकार नाबार्ड को पैसा देता है, नाबार्ड बैंकों को, सहकारी बैंक को, वाणिज्यिक बैंकों को, आरआरबीज को लोन देती हैं, और हमें या किसानों को या कृषि विकास या ग्रामीण विकास के लिए लोन तो सिर्फ बैंकों से ही मिलता है। अपन को नाबार्ड वाबार्ड से क्या मतलब? अब बैंकों को मतलब होना चाहिए नाबार्ड से। तो नाबार्ड बैंकों को गाइडलाइंस देंगे, यदि कोई बंदा उसकी इनकम इतनी है वो इतना लोन लेने आए उसे इतना लोन दो, उसकी जमीन इतनी वैल्यू है उसे इतना लोन दो। तो ये नियम नाबार्ड बैंकों को बनाएगा और फिर बैंक वही नियम हमारे ऊपर लगाएंगी, राइट नाउ। दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने कहा क्या कि इसके लिख सकते हो इनिशियली इसके 100% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, प्रारंभ में इसके 100% शेयर, हाँ नाबार्ड भी रीफाइनेंस एजेंसी है, सारे के सारे ये रीफाइनेंस एजेंसी है। हाँ दीपू। दोस्तों अगर हम बात करें इनिशियली इट्स 100% शेयर्स वॉज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रारंभ में आप साथ साथ लिखेंगे, प्रारंभ में इसके 100% शेयर किसके पास थे? हाँ भारत सरकार के पास थे, लेकिन हैं और कहा है कि आगे जाकर हो सकता है सिर्फ भारत सरकार 26% शेयर इसके होल्ड करे।
तो अगर हम बात करें तो जो नेफेड बना तो फिलहाल इसके शेयर भारत सरकार के पास हैं, लेकिन भारत सरकार आगे जाके डाइल्यूट कर सकती है। हो सकता है कुछ पैसा एसबीआई से उठा ले, कुछ पैसा एलआईसी से ले ले, कुछ पैसा कहीं और से ले ले, तो बाद में इसके 26% तक शेयर भारत सरकार के पास रहेंगे। दैट्स इट। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट बैंक्स। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा ये ज्ञान दिया हुआ बहुत ही आनंदमय होगा और आपने बढ़िया से कुछ ना कुछ सीखा होगा। देखो दोस्तों, तो हमने अपनी क्लास में कहां से शुरू किया? वेरी सिस्टमैटिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्या, जरा सुनना। हम बात कर रहे थे कि हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हमारे देश में डेवलपमेंट बैंक्स हैं। हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। फिर हमने बात करी कल की क्लास में कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो दो तरीके की हैं। सुनना, हमने बात करी एक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। तो इसमें क्या है? इसमें सभी की सभी सरकारी बैंक हैं, निजी बैंक हैं, आरआरबीज, प्राइवेट इंडियन, प्राइवेट फॉरेन, सब स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में आती हैं। साथ में मैंने तो आपको यह भी बता दिया कि दोस्तों एनएस विश्वनाथन समिति की रिपोर्ट आई और नहीं, उससे पहले 2020 में आरबीआई ने सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी स्केड्यूल्ड बैंक बना दिया गया। राइट दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे थोड़ा सा टॉपिक है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक का, थोड़ा सा टॉपिक है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक का। राइट ना, अगर हम बात करें ये नॉन स्केड्यूल्ड बैंक क्या है, ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था कि नॉन स्केड्यूल्ड बैंक का मतलब है वे सभी की सभी बैंकें हैं जो लाइक आरबीआई के एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में नहीं है, अर्थात इनके ये कभी भी आरबीआई से ऋण नहीं ले सकते हैं, कभी भी आरबीआई से ऋण नहीं ले सकते हैं। दोस्तों नॉन स्केड्यूल्ड बैंक की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में नॉन स्केड्यूल्ड बैंक बेसिकली ये लोकल एरिया बैंक जो हैं, कुछ हमारे भारत में लोकल एरिया बैंक्स हैं, कुछ हमारे भारत में लोकल एरिया बैंक्स हैं, ये सारी की सारी नॉन स्केड्यूल्ड है। सारी की सारी क्या, भारत में सिर्फ 4 लोकल एरिया बैंक्स हैं बस, तो वो नॉन स्केड्यूल्ड है। अदरवाइज अगर आप कोऑपरेटिव बैंक के कल के स्ट्रक्चर को समझो, कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रक्चर को समझो, तो जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें कुछ नॉन स्केड्यूल्ड भी हैं और कुछ स्केड्यूल्ड भी हैं। और दोस्तों जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं वो सारी स्केड्यूल्ड हो गई। प्लीज फोकस, बहुत शिद्दत से सुनो मुझे। भारत में जितनी भी वाणिज्यिक बैंकें हैं, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, आरआरबी हो, वो सब स्केड्यूल्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी सहकारी बैंक कल बताया था, वो सारी की सारी स्केड्यूल्ड है, सारी की सारी स्केड्यूल्ड है। लेकिन नॉन स्केड्यूल्ड में कुछ रूरल कोऑपरेटिव बैंक कुछ स्केड्यूल्ड भी हैं, कुछ नॉन स्केड्यूल्ड भी हैं। अदरवाइज नॉन स्केड्यूल्ड में एक कैटेगरी आती है लोकल एरिया बैंक। तो आप हेडिंग बनाइए दोस्तों और हेडिंग लिखिए नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, हेडिंग लिखिए नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। ये देखिए दोस्तों, हेडिंग लिखिए गैर अनुसूचित कमर्शियल बैंक, नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। दोस्तों उसके नीचे बना लीजिए ऐसे एरो करके लोकल एरिया बैंक्स। दोस्तों गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और इसे हम कहते हैं लोकल एरिया बैंक। अगर हम बात करते हैं लोकल एरिया बैंक की, दोस्तों आज क्लास सिर्फ 11:30 बजे तक होगी और कल और परसों भी 11:30 बजे तक होगी और फिर आपकी क्लासेस वैसे ही 12 बजे तक चलती हैं। मैं कोशिश करता हूं मैनेजमेंट से बात करके कि मैं 9 बजे मुझे स्केड्यूल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, या मुझे थोड़ा एक्सटेंड मिल जाए, देखते हैं। नहीं तो मैं एक और प्लान कर रहा हूं कि एक क्लास सुबह करते हैं, एक क्लास दोपहर को करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे मैं चाह रहा हूं कि मेरा सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाए, आप लोग जल्दी से फ्री हो जाएं। देखते हैं, बाकी आज क्लास सिर्फ 11:30 तक होगी, 10 मिनट और पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं, आप ये बना लीजिए नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, उसके अंदर आता है लोकल एरिया बैंक। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में पहला पॉइंट, जो लोकल एरिया बैंक्स हैं, जो लोकल एरिया बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक का जो शुरुआत है, लोकल एरिया बैंक्स की जो शुरुआत है भारत में, लिख सकते हैं स्टार्टेड, इसको प्रारंभ किया गया या प्रारंभ हुआ 1996, 1996 में यह क्लास, यह क्लास नहीं, 1996 में लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ, 1996 में लोकल एरिया बैंक का कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो लोकल एरिया बैंक है हमारे हिंदुस्तान में, ये एक प्रकार की
प्राइवेट बैंक्स हैं और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं। तो लिख सकते हैं यह एक प्रकार की निजी बैंक है, यह एक प्रकार की निजी बैंक है। दे आर अ काइंड ऑफ प्राइवेट बैंक्स, दे आर अ काइंड ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, एवं लाभ के लिए कार्य करती हैं। प्रॉफिट मोटिव, यह एक प्रकार की निजी बैंकें हैं एवं लाभ के लिए काम करती हैं। दे आर द काइंड ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, दे आर द काइंड ऑफ प्राइवेट बैंक एंड वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये लोकल एरिया बैंक्स बनाई क्यों गई? लोकल एरिया बैंक्स बनाने का उद्देश्य था, ध्यान से समझना, लोकल एरिया बैंक फिर मैं लिखवा दूंगा, लोकल एरिया बैंक का उद्देश्य था कि जो हमारे देश के रूरल एरियाज हैं, जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिले और वहां के लोग अपनी थोड़ी बहुत बचत करना सीखें। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, लिख लीजिए, दे प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द रूरल एरियाज, यह ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। दे प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द रूरल एरियाज, यह ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। दे प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द रूरल एरियाज, यह ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग गतिविधि या बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। और दोस्तों फॉर इंक्रीजिंग देयर सेविंग्स, जिससे उनकी बचत को बढ़ाया जाए, फॉर इंक्रीजिंग देयर सेविंग्स, फॉर इंक्रीजिंग देयर सेविंग्स, जिससे उनकी बचत को बढ़ाया जाए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि तो सर अगर हम बात करें तो ठीक है अमर सिंह, थैंक यू सो मच। तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करती हैं दोस्तों, इनका काम क्या है? तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज को के लोग को बैंकिंग सुविधाएं मिले और बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने के बाद वो अपने पैसों को थोड़ा बहुत बचत कर पाएं, पैसों को थोड़ा बहुत जमा कर पाएं अपने भविष्य के लिए। तो इसलिए इनको बनाया गया, राइट। दोस्तों जनरली अगर हम बात करते हैं तो जनरली ये क्या है, इनकी बहुत सारी शाखाएं नहीं होती रूरल एरिया बैंक्स की, शॉर्ट में कहते हैं LABs, लोकल एरिया बैंक्स। तो जो LABs हैं भारत में, लोकल एरिया बैंक्स, इनकी बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं। तो लिख सकते हैं जनरली दे वर्क इन 2 or 3 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, जनरली दे वर्क इन 2 or 3 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। दोस्तों आमतौर पर यह डिस्ट्रिक्ट्स, आमतौर पर यह 2-3 आसपास के जिलों में कार्य करती हैं। दोस्तों ज्यादातर जो लोकल एरिया बैंक्स हैं भारत में वो बहुत बड़ी नहीं है, वो क्या है कि अगर कहीं लोकल एरिया बैंक खुली है, कहीं क्या, भारत में 4 हैं भी बताने वाले हैं। तो अब जो लोकल एरिया बैंक्स हैं वो आपस के 2-3 जिलों में काम करती हैं बस, और वहां के लोगों की बैंकिंग सेविंग बने। तो ऐसा कॉन्सेप्ट 1996 में आया था, तो अभी वो बन गई, काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद वो बढ़ा नहीं आगे। तो हमारे हिंदुस्तान में ये सिमट के सिर्फ 4 ही रह गई। तो लिख सकते हैं कि करंटली देयर आर 4 लोकल एरिया बैंक्स इन इंडिया, भारत में 4 लोकल एरिया, वर्तमान में भारत में 4 लोकल एरिया बैंक्स हैं। वर्तमान में भारत में 4 लोकल एरिया बैंक्स हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत में 4 लोकल एरिया बैंक्स हैं। सबसे पहला लिख सकते हैं कोस्टल लोकल एरिया बैंक। दोस्तों कोस्टल लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, और ये है आंध्र प्रदेश में। कोस्टल लोकल एरिया बैंक दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। और मैं बताना चाहूंगा इन 4 में से 2 तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही है, राइट। तो दोस्तों अगर हम बात करें, दूसरी है समृद्धि, एक और है दोस्तों समृद्धि, दिस इज R, समृद्धि, राइट, लोकल एरिया बैंक। अगर हम बात करें दूसरी है समृद्धि लोकल एरिया बैंक। इसी तरह से तीसरे, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, आंध्र प्रदेश। तीसरी है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। दोस्तों ये जो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है ये महाराष्ट्र में, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, कोल्हापुर के अंदर है ये। एक और है दोस्तों जिसका नाम है हमारा इसको अभी अभी मैं बताऊंगा आगे जाकर। एक और है कैपिटल लोकल एरिया बैंक, कैपिटल लोकल एरिया बैंक, और जालंधर पंजाब में है। दोस्तों आप लिख सकते हैं यहाँ पे पंजाब, जालंधर में है, वैसे मैं पंजाब ही लिख रहा हूं। दोस्तों ये भारत में 4 लोकल एरिया बैंक है,
राइट। तो अगर हम बात करें तो भारत में जो लोकल एरिया बैंक्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। राइट। तो ये सिर्फ 4 लोकल एरिया बैंक हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, कोस्टल लोकल एरिया बैंक आंध्र प्रदेश, समृद्धि लोकल एरिया बैंक आंध्र प्रदेश, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक महाराष्ट्र, कैपिटल लोकल एरिया बैंक पंजाब। कैपिटल लोकल एरिया बैंक का क्या हुआ है वो आप लोगों को बताएंगे। राइट। तो वो आप लोगों को बताएंगे। राइट। तो दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर हमने बात कर ली, ये सारी बातें हमारी हो गई, ये सब हमने लोग नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के बारे में पढ़ लिया, कोस्टल एरिया बैंक के बारे में पढ़ लिया। जो अब हमारी कल की क्लास शुरू होगी, वैसे तो मुझे आज ही करना था, चलो आज मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करा देता हूँ। लिख लो लीड बैंक स्कीम, लिख लो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, 3 मिनट है ही। लीड बैंक स्कीम, हिंदी में लीड बैंक योजना, लीड बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक योजना। क्या होता है ये लीड बैंक स्कीम और लीड बैंक योजना किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीड बैंक स्कीम का, और ये कई बार यूपीपीएससी के लास्ट टू लास्ट ईयर में आया। आप देखिए 2023 से पहले 2022 का पेपर देखो, लीड बैंक स्कीम मिल जाएगा आपको। दोस्तों अगर हम बात करें जो लीड बैंक स्कीम का कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्च्ड होता है, इसकी शुरुआत होती है 1969 में। राइट। लीड बैंक स्कीम। अब ये लीड बैंक स्कीम है क्या, तो लीड बैंक स्कीम क्या है, ये कहती है वन बैंक फॉर वन एरिया, एक क्षेत्र के लिए एक बैंक, वन बैंक फॉर वन एरिया, एक क्षेत्र के लिए एक बैंक, वन बैंक फॉर वन एरिया, एक क्षेत्र के लिए एक बैंक। राइट। तो ये क्यों बनाई गई, जरा ध्यान समझेंगे। राइट। इनका काम समझेंगे। देखो लीड बैंक का मतलब क्या, देखो रटो नहीं, लीड, लीड, लीड का मतलब लीडर, लीड का मतलब लीडर। इसका मतलब देखो कोई एक एरिया है, राइट, इस एरिया में बहुत सारी बैंकें हैं, ये बहुत सारी बैंकें हैं, समझना। जैसे आपके स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में मॉनिटर आपका कोई भी एक होता था, जैसे हम लोग लीडर कहते थे। राइट। तो अंकित चौहान क्या कह रहे हैं, सही ना। दोस्तों अगर हम बात करें तो जरा ध्यान समझना दोस्तों, इस पूरे के पूरे एरिया में, इस एक क्षेत्र में कोई एक बैंक है, मान लो इस बैंक को, इस बैंक को बना दिया हमने लीड बैंक, समझो इस बैंक को हमने बना दिया लीड बैंक। अब ये बैंक क्या काम करती है, लीड बैंक, लीड बैंक का काम क्या है कि वहां की आसपास की जो बैंकें हैं उन बैंकों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उन बैंकों के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, तो इसे हम बोलते हैं लीड बैंक। तो लिख सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज, हाँ सबका एस्टेब्लिशमेंट डेट याद करना पड़ेगा राहुल, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट बैंकिंग, टू प्रोवाइड एडिक्वेट बैंकिंग and loan facility in the rural areas, to provide adequate banking and loan facilities in the rural areas। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग एवं ऋण को, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग एवं ऋण को सही तरीके से उपलब्ध कराना, सही तरीके से उपलब्ध कराना। और दोस्तों जरा ध्यान समझना, जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राइट, जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनके अकाउंट कमर्शियल बैंक में होते हैं, राइट, जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके अकाउंट कमर्शियल बैंक में होते हैं, और जो कमर्शियल बैंक में होते हैं वो कहाँ होते हैं, वहां की लीड बैंक में, समझना। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है किसी क्षेत्र में, एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जल विभाग है, आप लोगों के पेरेंट्स काम करते होंगे, तो किसी के पेरेंट्स को एसबीआई से सैलरी आती होगी, किसी के पेरेंट्स को बैंक ऑफ बड़ौदा से आती होगी, किसी बैंक पेरेंट्स को पंजाब नेशनल बैंक से आती होगी। तो एक्चुअली उस क्षेत्र की जो लीड बैंक है, वही लीड बैंक उस सरकार, उस राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स का सारा सैलरी और हिसाब किताब का काम करता है, तो इसे बोलते हैं लीड बैंक। लिख सकते हैं यह सर्विस एरिया अप्रोच के आधार पर कार्य करता है,
यह सर्विस एरिया अप्रोच लिख सकते हैं, सेवा दृष्टिकोण के आधार पर काम करता है। सर्विस एरिया अप्रोच, राइट, ये सर्विसेज देती है, तो लिख सकते हैं इट वर्क्स ऑन द सर्विस एरिया अप्रोच, लिख सकते हैं इट वर्क्स ऑन सर्विस एरिया अप्रोच। यह सर्विस एरिया अप्रोच ब्रैकेट में डाल लो, सेवा दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करती है, राइट। दोस्तों ये हमने सारा का सारा पढ़ा, और कल अब हमारी जो क्लास शुरू होगी वो यहां से होगी। कल हमारी क्लास यहां से शुरू होगी, जैसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड, जैसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड, या इन्हीं को हम कहते हैं निश बैंक। अब ये डिफरेंशिएटेड या निश बैंक क्या है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हिंदी में कहते हैं विभेदीकृत बैंक। तो भारत में ये डिफरेंशिएटेड या ये निश बैंक क्या है, तो विभेदीकृत बैंक। तो ये विभेदीकृत बैंक किसे कहते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक क्या है, या निश बैंक क्या है। तो अब अपनी कहानी कल यहां से शुरू होगी, राइट। और दोस्तों कोशिश करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बातों को, तो कोशिश करेंगे कि कल के बाद मतलब एक क्लास और मैं बैंकिंग पे लूं, और कल और परसों हमारा बैंकिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटेड बैंक, निश बैंक का कॉन्सेप्ट हमारा आज हो जा रहा है, और आज हम इस निश बैंक को पूरा का पूरा पढ़ ले रहे हैं, राइट। जस्ट आई एम गोइंग टू फिनिश माय क्लास, जस्ट लिसन टू मी फॉर फ्यू मिनट्स। तो अगर हम लोग बात करें तो हमने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया, डिफरेंशिएटेड बैंक हो गया, निश बैंक हो गया, ये कल पढ़ेंगे, यहां से शुरू करेंगे, राइट। कल मैं कुछ और चीजें बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत गौर से, और लास्ट मेरा डिस्कशन सुनना, आप क्या करेंगे ना, ये मैं जो कल पढ़ाऊंगा वो आप इसके बाद लिख लेंगे, लेकिन अब आप क्या करेंगे, आज मैं एक आपको पीडीएफ दे रहा हूं एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, प्लीज फोकस। मैं आपको एनपीए की एक पीडीएफ दे रहा हूं अभी जस्ट क्लास के बाद, विद इन हाफ एन आवर। दोस्तों उस एनपीए की पीडीएफ को आपको आज और कल का आपके पास समय है, तो आप आज और कल, मैं कोशिश करना आप आज ही, आप डिफरेंशिएटेड ये हेडिंग मत डालना, इसके बाद जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं उस पूरी पीडीएफ को आप लिखोगे, राइट। बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा, तो आप उस पूरी पीडीएफ को आप लिखोगे। तो आप लिखने के बाद लिख के अपने पास पहले से नोट्स रखोगे उसके, और मैं आऊंगा, मतलब परसों की क्लास का है मैटर ये, लेकिन आप पहले से ही लिख के रखिए, और मैं परसों सिर्फ उसे डिस्कस करूंगा, उसे समझाऊंगा, और पूरा एनपीए आपको समझाऊंगा। तो तकरीबन 10 से 12 पेजेस हैं, 12-13 पेजेस हैं, तो आपको जो लिखने हैं, इसलिए आपको मैं आज ही दे रहा हूं, तो आप आज में और कल में उसे पूरा लिख लें, जिसे हम परसों पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से बहुत अच्छे से समझ गए हैं, और पहले से उसे लिख के रखेंगे। तो हम आज कल और परसों और लेंगे, तो प्लीज उसे लिख लीजिएगा, अभी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में कुछ और ज्ञान और नए जोश के साथ। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।